नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो दोस्त जो कि हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहते हैं, जिनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी और मोटिवेशन मिलता है कि मैं हर बार आपके लिए कुछ नया और कुछ बेहतर ला सकूं। आगे भी मैं मेरे सारे दोस्तों से यही उम्मीद रखूंगी कि वो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है प्रदीप की। प्रदीप जो कि एक स्टोरी राइटर था। प्रदीप ऐसी ऐसी कहानियां लिखा करता था जिससे कि पढ़ने के बाद लोग उस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। प्रदीप की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और जैसे जैसे आपके काम की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके ऊपर उस काम को बेहतर और बेहतर करते रहने का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ऐसा ही कुछ प्रदीप के साथ भी हो रहा था। लेकिन इस बार प्रदीप ने ऐसा सोचा कि वो अपनी कहानी ऐसे ही घर पर बैठे बैठे बिल्कुल नहीं लिखेगा। वो इस बार अपनी कहानी में सचमुच जान डालने के लिए उस जगह पर जाकर उस कहानी को महसूस करेगा और उस कहानी को महसूस करते हुए फिर अपने कलम के माध्यम से पेपर पर उतारेगा। और प्रदीप ये सोचकर एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां पर वो उन लम्हों को जी सकता था, महसूस कर सकता था। और प्रदीप एक ऐसी जगह पर पहुंचा जिसके बारे में काफी कुछ कहा जाता था कि उस जगह पर काफी सारी आत्माएं हैं और वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन प्रदीप इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता था और प्रदीप उसी जगह के बारे में पता करके वहां पर पहुंच गया। प्रदीप को वहां रहते रहते लगभग 4 दिन हो चुके थे। प्रदीप तो इस उम्मीद में था कि जैसा लोगों ने कहा था ऐसा कुछ प्रदीप को महसूस होगा और प्रदीप उन चीज़ों को महसूस करके फिर अपने शब्दों में अपने पन्नों पर उतारेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। आज 5वां दिन था। आज भी प्रदीप हर रोज की तरह पेपर और पेन लेकर बैठा हुआ था। मुंह में पेन का एक कोना दबाकर लगातार सोच रहा था, बार बार इधर उधर देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि क्या वो लिखे, शुरुआत कैसे करे, कुछ तो ऐसा हो जिसके वजह से वो कहानी लिख पाए। और प्रदीप देखते ही देखते लगभग रात के 12 बज गए और प्रदीप ने अचानक ही ऐसा महसूस किया जैसे उसके आगे पीछे कोई है। बार बार उसके पीछे से कोई तेजी में दौड़ कर निकल रहा हो। उस जगह का माहौल भी अचानक बदल गया था। ठंडक काफी महसूस हो रही थी, जबकि ठंड का मौसम बिल्कुल नहीं था और ना ही बारिश का। ये तो गर्मी और बारिश के बीच का मौसम था। इस वक्त पर इतना ठंडा महसूस करना और अचानक से रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाना, ऐसा कैसे हो रहा था? प्रदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और प्रदीप ने तभी अचानक, पता नहीं उसे क्या हुआ, अपने मुंह से वो पेन निकालकर उसने कागज पर चलाना शुरू किया और एक के बाद एक
प्रदीप लगातार कहानियां लिखता चला गया। उसने पूरी रात बैठकर कहानियां लिखी और उसने रात भर में 10 कहानियां लिख डाली। और अगली सुबह जब प्रदीप को होश आया तब उसे ऐसा लगा जैसे रात में उसकी आंख लग गई थी। लेकिन उसने सामने जब पेपर और पेन पड़ा हुआ देखा तब वो एक एक करके उन पेपर्स को उठाकर पढ़ने लगा। प्रदीप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। प्रदीप ने इतनी सारी कहानियां एक रात में कैसे लिख दी। प्रदीप अब इस चीज से पूरी तरह से आश्चर्य से भरा हुआ था। तब प्रदीप ने पिछली रात को याद करने की कोशिश की और प्रदीप को अचानक वो समय याद आया जब उस वक्त वो महसूस कर रहा था कि रूम का टेम्परेचर कैसा था और बार बार कोई साया उसके आगे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन प्रदीप को उसके आगे का कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये कहानियां तो लिखी प्रदीप ने ही थी। प्रदीप इतना श्योर इसलिए था क्योंकि वो सारी कहानियां उसके ही हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी। अब प्रदीप उन कहानियों को पढ़कर बहुत खुश हुआ। प्रदीप खुशी खुशी सुबह ही उस जगह से निकलकर अपने घर पर वापस आ चुका था और उसने तुरंत ही अपनी कहानियां छापने वाले बंदे को बुलाया और उसे वो कहानियां दे दी। प्रदीप की वो कहानियां पढ़कर वो तो खुशी और एक्साइटमेंट से उछल पड़ा। उसने कहा, वाह प्रदीप जी वाह, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया है। आपने जो कहानियां लिखी हैं वो कहानियां तो मार्केट में धमाल मचाने वाली हैं। आपको ऐसी कहानियां मिली कहाँ से? प्रदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसी जगह से जहां पर जाने की बात मैं आपसे कर रहा था। और प्रदीप ने जाने के पहले उससे भी इस बारे में डिस्कस किया था। उसने साफ साफ मना किया था कि आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये जगह खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस जगह पर अगर कोई जाता है तो उसका लौट कर आना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये क्या, प्रदीप तो गया भी और कहानियाँ भी लिखकर वापस आ गया। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ और उसने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? प्रदीप ने शुरुआत से लेकर पिछली रात तक की सारी बात उसे बताई। तब उस आदमी को ये बात तुरंत ट्रिगर की। हो सकता है आपको कोई भी चीज़ महसूस इतने रातों तक इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि वो आम रातें थीं और पिछली रात अमावस्या की रात थी। कहते हैं कि ऐसी शक्तियों की पावर बहुत ज़्यादा ऐसी रातों में बढ़ जाती है। लेकिन गनीमत है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और आप सही सलामत हैं। उसके साथ ही साथ आपने जितनी अच्छी कहानियां दी हैं, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्रदीप को इन चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं था और उसने वो कहानियां उस बंदे को दे दी और उसने कुछ ही दिनों में कहानियां छापना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे करके वो कहानियां एक एक करके छापनी शुरू की। प्रदीप तो जैसे अब पूरी छुट्टी और रिलैक्स करने के मूड में था। इतनी कहानियां इतने लंबे समय तक जाने वाली थीं जिसके वजह से प्रदीप को रॉयल्टी भी मिल रही थी। उसके साथ साथ पैसों का तो जैसे कुछ कहना ही नहीं था। प्रदीप की सारी चीज़ें आराम से बैठे बैठे पूरी हो रही थी। देखते ही देखते लगभग 1 साल निकल गया और इस पूरे 1 साल में बारी बारी करके वो कहानियाँ छापी गईं। लेकिन अब कहानियाँ ख़त्म हो चुकी थीं और पाठकों को ऐसी ही कहानियाँ चाहिए थी। अब उस पब्लिशर पर भी जोर डाला जा रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी अब ऐसी ही कहानियाँ अपने राइटर को दोबारा से लिखकर देने के लिए कहो। और तो और प्रदीप ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इसलिए ये कहानियाँ खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ही प्रदीप को फिर से
नई कहानियां देनी थीं। अब प्रदीप के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बनने लगा। साथ ही साथ पब्लिशर भी परेशान होने लगा। अब पब्लिशर ने वापस से प्रदीप से एक दिन बात की और कहा, प्रदीप भाई यार देखो, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ। सारे जो पाठक हैं तुम्हारे, सबको तुम्हारे ही तरह की बुक्स चाहिए और उन्हें तुम्हारी कहानियाँ जितनी पसंद आई थीं और जितनी वो कहानियाँ सुपर हिट हुई, अब तुम्हें हर हाल में कम से कम वैसी या फिर उससे बेहतर ही कहानियाँ लानी पड़ेंगी। इसके लिए तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, जो करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर अंदर वैसी ही कहानियाँ चाहिए। प्लीज़ तुम जाओ और जाकर सारी कहानियाँ लिखने की तैयारी करो। प्रदीप ने कहा, भाई कहानी लिखना मजाक है क्या? वैसे भी अब इन कहानियों के चक्कर में मैं जितने लंबे समय से बैठा हुआ हूँ, पता नहीं, मुझे तो लगता है कहीं मेरे दिमाग में और मेरे कलम में जंग ना लग गई हो। मैं ऐसी कहानियाँ अब लिखूंगा कैसे? प्रदीप को ये बात अच्छे से पता थी कि ये कहानियाँ उसने नहीं लिखी थी, ये कहानियाँ तो उससे किसी ने लिखवाई थी। तो प्रदीप अब ऐसी दूसरी कहानी कहाँ से ला सकता था? प्रदीप के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल था। प्रदीप ने ये बातें किसी को बताई नहीं थी, लेकिन प्रदीप तो खुद ये बातें जानता था ना। तो प्रदीप ये बात अब कैसे कबूल करता? प्रदीप ने वादा कर दिया और वहां से वो पब्लिशर चला गया। अब प्रदीप हर एक दिन, हर एक रात बैठकर कोशिश किया करता कि वो किसी तरीके से कोई कहानी, ऐसे ही अच्छी और बेहतर कहानी लिख सके, लेकिन ये प्रदीप से नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे वो 6 महीने का समय घटते घटते अब सिर्फ 3 महीने का रह चुका था। आखिरकार पब्लिशर एक बार फिर से प्रदीप के पास आया और उसने कहा, प्रदीप भाई एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? प्रदीप ने तुरंत कहा, हाँ हाँ कहिए ना, आपकी बातों का क्या बुरा मानना। और फिर तुरंत ही उसने कहा, प्रदीप भाई आपने ऐसी कहानी तब लिखी जब आप ऐसी जगह पर गए, तो मेरी आपके लिए एक ही सलाह है कि आप दोबारा से ऐसी किसी जगह पर जाएं और वहां जाकर फिर से कहानी लिखने की कोशिश करें। प्रदीप भी इस चीज के लिए तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि प्रदीप जानता था उसके बस में अब ऐसी कहानी लिखना तो नहीं है, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि वो ऐसी किसी जगह पर दोबारा ना पहुंच जाए। और प्रदीप ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसी किसी जगह का पहले पता करना पड़ेगा। इस पर तुरंत ही पब्लिशर ने जवाब दिया, अरे प्रदीप भाई, मेरे होते आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैंने आपके लिए पहले से ही ऐसी एक जगह ढूंढ कर रखी है, और आप जब उस जगह पर जाएंगे तो आपको क्या पता इस बार 10 के जगह 12-15 कहानियां मिल जाएं। आप वहां जरूर जाइए, मैंने उस जगह के भी बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, ठीक वैसे ही जैसे उस पिछली जगह के बारे में सुन रखा था। और प्रदीप को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। प्रदीप ने तुरंत कहा, ठीक है, आप मुझे जगह बता दीजिए और मैं कल ही उस जगह के लिए निकलता हूँ। प्रदीप का जैसे इतना कहना ही काफी था। तुरंत ही पब्लिशर ने टिकट्स निकालकर प्रदीप के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लीजिए, मैंने आपके जाने का इंतजाम कर दिया है। कल सुबह क्यों, आप आज रात में ही निकल जाइए। ये लीजिए, आपकी रात की टिकट मैंने पहले से बुक करवा के रखी थी। इतना देखकर प्रदीप थोड़ा सा मुस्कुराया। उसे भी पब्लिशर की उत्सुकता समझ में आ रही थी, क्योंकि अब तो कहानी चाहिए ही चाहिए थी। और प्रदीप ने वो टिकट लिया, तुरंत तैयारी की और उस जगह के लिए निकल गया। वो एक ऐसा गांव था जिस गांव में बहुत लंबे समय तक जमींदारी प्रथा चला करती थी, और जब पहले राजा महाराजाओं का वक्त धीरे धीरे खत्म हुआ और जमींदारी प्रथा चालू थी, उस टाइम पर यहाँ पर हमेशा उस जमींदार की
सभा लगा करती थी और वहां पर एक वक्त बाद कुछ दंगे हुए, जिन दंगों में एक एक करके उस गांव का हर एक घर उजाड़ दिया गया, हर इंसान को मार दिया गया और जमींदार के पूरे परिवार को उसी घर के अंदर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। लेकिन कहते थे आज भी उस जमींदार की सभा वहां लगती है और वो जमींदार आज भी अपने उसी हवेली में वहां पर रहता है अपने पूरे परिवार के साथ। और इस बार प्रदीप को उसी हवेली में जाकर रुकना था और वहां बैठकर कहानी लिखनी थी। प्रदीप दिन में जाकर कहानी लिखना चाहता था क्योंकि पिछली बार उसे जो थोड़ी बहुत चीजें भी महसूस हुई थी, कहीं ना कहीं वो चीजें उसके दिमाग में अभी भी थीं। प्रदीप उन चीजों से थोड़ा बहुत घबराया हुआ था, जिस वजह से उसने ये तय किया कि वो रात में ना जाकर दिन में ही जाकर कहानी लिखेगा। लेकिन वो एक दिन वहां गया, लेकिन उससे कोई भी कहानी लिखते नहीं बनी। आखिरकार पब्लिशर का फोन आया और पब्लिशर को प्रदीप ने सारी बातें बता दी। पब्लिशर ने तुरंत ही उसे सलाह दी, अरे प्रदीप भाई, आप कैसा कर रहे हैं? अगर आपको ऐसी छोटी छोटी बात मुझे समझानी पड़े तो कैसा लगेगा? आप तो अच्छे से जानते हैं, आपने वो 10 कहानियां तब लिखी थी जब आप उस जगह पर रात में रुके थे, तो आपको यहाँ पर भी रात में ही जाना पड़ेगा। प्रदीप को भी कहीं ना कहीं उसकी बातें अब सही लग रही थी और कहानी लिखने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आज प्रदीप ने तय किया कि वो दिन के बजाय रात में उस जगह पर जाएगा और प्रदीप शाम से ही उस जगह पर जाकर बैठ गया और उसके देखते ही देखते वहां धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और पूरी की पूरी सभा जम चुकी थी। कमी थी तो सिर्फ जमींदार की। थोड़ी ही देर में जमींदार वहां आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जमींदार को देखकर ऐसा साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये ही जमींदार हो सकता है। उसका चेहरा, उसके चेहरे पर चमक, उसका रौब, उसका रुतबा, उसके पहनावे से ही साफ साफ समझ में आ रहा था। और प्रदीप वहां बैठा हुआ था उस सभा और उन लोगों के बीच में। वो बिल्कुल ऐसा जान पड़ता था जैसे वो नॉर्मल इंसानों के बीच में बैठा हुआ है। उस सभा की एक खास बात थी कि वो सभा जब जब लगा करती थी, तब तब वो जमींदार किसी एक को वहां पर लेखा जोखा रखने वाला बनाया करता था। आज जमींदार ने ये काम प्रदीप को सौंपा और प्रदीप धीरे धीरे करके सारी चीजें लिख रहा था। सभा की शुरुआत नृत्य के साथ किया गया। वो नृत्य जो था वो ऐसा था जो आज से पहले प्रदीप ने ना कभी देखा था और ना ही सोचा था। प्रदीप सारी चीजें लिखता जा रहा था, लेकिन ये चीजें लिखते लिखते कब उसकी कलम कहानियां लिखने लगी। प्रदीप ने अचानक से उसी नर्तकी के बारे में कहानी लिखनी शुरू कर दी। ऐसे ही एक एक करके उस सभा में बैठे हुए जितने लोग थे, प्रदीप ने बारी बारी सबकी कहानी लिख डाली। और अब बारी थी उस जमींदार की कहानी लिखने की। प्रदीप ने वो कहानी जैसे ही लिखकर खत्म की, सभा लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब सबके उठकर जाने की बारी थी, तो प्रदीप, उसका काम वैसे भी हो चुका था। प्रदीप ने लगभग 17-18 कहानियां लिख दी थी। अब प्रदीप जब वहां से उठकर जाने वाला था, तब तक जमींदार ने एक कड़क आवाज के साथ कहा, पकड़ लो इसे। और प्रदीप ने जैसे ही ये सुना, उसने पलटकर देखा। तुरंत भागते हुए 2 लोग आए और दोनों ने प्रदीप को एक एक हाथ से पकड़ लिया। प्रदीप अब उन लोगों के शिकंजे में था। प्रदीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
तभी जमींदार ने तुरंत उन दोनों लोगों को आदेश दिया कि इसे मार डालो। प्रदीप को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो आश्चर्य के साथ जमींदार की तरफ देखने लगा। तभी सभा में सारे लोग धीरे धीरे करके ठहाके मारकर हंसने लगे और उन्होंने एक ऐसी बात प्रदीप को बताई जो सुनकर प्रदीप पूरी तरह से हिल गया। प्रदीप को ये बताया गया कि इस सभा में जो भी पूरे सभा का लेखा जोखा रखने वाला होता है उसे हर सभा के बाद मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है और आज वो लेखा जोखा रखने का काम जमींदार ने प्रदीप को दिया था। तो आज बारी थी प्रदीप के मरने की और उस जमींदार का आदेश पाते ही तुरंत प्रदीप का सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब कुछ दिनों तक प्रदीप को उसके पब्लिशर ने कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। आखिरकार लगभग 1 महीना बीत चुका था। प्रदीप से जब कोई बातचीत नहीं हो पाई तब वो उस जगह पर आया और उसने वो 18 कहानियाँ वहाँ से मिली जो कि प्रदीप ने लिखी थी। साथ ही साथ प्रदीप की वो लाश भी मिली जिसका सर धड़ से अलग था और उन 18 कहानियों के अंतिम पेज में प्रदीप के साथ क्या हुआ ये भी लिखा गया था। प्रदीप कैसे मरा और उसकी मृत्यु क्यों हुई ये लेकिन कहानी में लिखा किसने, ये बात आज भी किसी को नहीं पता। और उस पब्लिशर ने बारी बारी करके प्रदीप की वो सारी कहानियाँ छापी और ये कहानियाँ पिछली कहानियों से भी ज़्यादा हिट हुई, लेकिन इसकी रॉयल्टी या पैसा लेने के लिए प्रदीप वहाँ नहीं था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप आते हैं कहानियाँ सुनते हैं और आपको आगे भी अगर ऐसी कहानियाँ सुननी है तो मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा काम करें कि आप ये सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी या आपका ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता तो मैं उस पर भरोसा करूँगी। आप मुझे अपनी वो कहानी नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं जिसे मैं हमारे सारे दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी दोस्त आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।